हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना बाल विकास का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, व्यक्तित्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तित्व व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी के शब्द को लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मुखौटा या नकाब। मतलब जो व्यक्तित्व शब्द है ये अंग्रेजी भाषा में पर्सनैलिटी शब्द से बना है, ठीक है। और जो पर्सनैलिटी शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मुखौटा या नकाब, ठीक है। व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत परिवार से होती है तथा समाज बालक के व्यक्तित्व को पूर्ण करता है। कहने का मतलब है कि व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार और समाज दोनों की अहम भूमिका है। जैसे जो पढ़े लिखे माता पिता होते हैं तो उनके बच्चे भी पढ़े लिखे होते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी कुछ अलग दिखती है। और समाज में अगर आप अच्छे समाज में रहते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी कुछ अलग बनती है ना। तो दोनों का प्रभाव पड़ता है। अब हम व्यक्तित्व के बारे में कुछ कथन देख लेते हैं जो कि महान व्यक्तित्व ने दिए हैं। पहला है आल्पोर्ट के अनुसार, व्यक्तित्व उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो किसी व्यक्ति का उसके पर्यावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके लिए मैंने इस पर इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है और कई बार एग्जाम में ये आती है, ठीक है। तो आप इस वाली डेफिनेशन को सबसे अच्छे से याद रखें इसको। और ये दूसरी जो वाटसन के अनुसार है, हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है या व्यवहार ही व्यक्तित्व है। ये दोनों डेफिनेशन वाटसन की हैं, ठीक है। और काफ़ी एग्जाम में ये आती है, जितनी आसान दिखती है उतनी ज़्यादा ये एग्जाम में पूछी जाती है कि हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। ये वाटसन ने कहा। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वैलेंटाइन ने कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। अब हम वुडवर्थ के अनुसार देख लेते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक विशेषता है। ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है। व्यक्तित्व क्या है? तो व्यक्ति के व्यवहार की एक विशेषता है। फिर हम देखते हैं जेफी गिलफोर्ड के अनुसार, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व क्या है? तो व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। ये जेफी गिलफोर्ड के अनुसार थी। अधिगम के अभाव में व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं होगा, ठीक है। ये नोट करने वाली चीज़ है कि अगर अधिगम का अभाव है तो व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। जैसे आपने किसी अनपढ़ व्यक्ति को देखा होगा, ठीक है, तो आप उसे देखते हैं तो आप पर्सनैलिटी की बात नहीं करते हैं कि वो, आप कहेंगे कि इसके अंदर पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सनैलिटी नाम की चीज़ नहीं है ना। कोई अनपढ़ देखेंगे या कोई पागल सा व्यक्ति देखेंगे, लेकिन जब आप अमिताभ बच्चन को देखते हैं, शाहरुख खान को देखते हैं, सलमान को देखते हैं, है ना, किसी बड़े एक्टर को देखते हैं, तो आप कहते हैं वाह क्या पर्सनैलिटी है। तो यही चीज़ है। फिर है व्यक्तित्व के विकास पर जन्मजात कारक की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। मतलब व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो समाज के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो जन्मजात कारक का कम प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आपका जन्म हुआ आनुवांशिक गुणों के कारण, ठीक है, तो हो सकता है आनुवांशिक गुण आपको कुछ मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर व्यक्तित्व पर किसी का प्रभाव पड़ता है तो वो पड़ता है समाज का। इसलिए इसमें कहा गया कि व्यक्तित्व के विकास पर जन्मजात कारक की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। हम व्यक्तित्व के प्रकार की बात करेंगे तो व्यक्तित्व के कई प्रकार हैं। अलग अलग व्यक्तियों ने इसे अलग अलग तरीके से बांटा है। किसी ने हृदय के हिसाब से बांटा है, कोमल हृदय, कठोर हृदय, ठीक है। कुछ कट्टर होते हैं, कुछ का हृदय बहुत कोमल होता है, ठीक है। किसी ने शरीर के आकार के हिसाब से इसे बांटा है, ठीक है। कोई पतला व्यक्ति है, कोई मोटा व्यक्ति है, ठीक है, कोई गंठा व्यक्ति है, इस हिसाब से बांट दिया। किसी ने मन के हिसाब से बांटा है। तो सभी ने अपनी अपनी तरीके से व्यक्तित्व को डिफाइन किया, ठीक है, अपने अपने प्रकार बताए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शरीर की रचना के हिसाब से। तो शरीर की रचना के आधार पर सेल्डन व क्रैस्मर ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्रैस्मर ने व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से बताएं, या शरीर रचना के आधार पर किसने व्यक्तित्व को बांटा था, ठीक है। तो आपको सेल्डन या क्रैस्मर एक ऑप्शन में मिल जाएगा। तो क्रैस्मर ने व्यक्तित्व के कुल 4 प्रकार बताए हैं। पहला है पिकनिक, जिसे हम गोलकाय भी बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति का कद छोटा, शरीर भारी, अधिक चर्बी वाले और गोल आकृति के होते हैं। इन्हें साइक्लॉइड अर्थात गोलकाय के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जिन व्यक्तियों का, जो आपने देखा होगा, आपके कई दोस्त तो ऐसे होंगे जिनका जो कद है वो छोटा होगा, ठीक है, भारी शरीर होगा, अधिक चर्बी वाले, मतलब मोटे होंगे थोड़े से, ठीक है, गोल आकृति के देखते हैं, तो ऐसे लोग पिकनिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरे हैं एस्थेनिक, इनका शरीर होता है दुबला पतला होता है, इनका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। जो नहीं देखिए अपने पतले सूखे से लगते हैं, ठीक है, इनका चिड़चिड़ा स्वभाव होता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोगों को लंबकाय व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है। मतलब उसे गोलकाय कहते थे और एस्थेनिक को लंबकाय भी बोलते हैं। फिर तीसरा है एथलेटिक। एथलेटिक तो आपने सुना ही होगा कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी मांसपेशियां अच्छी होती हैं, कंधे चौड़े होते हैं, ठीक है। जो बॉडी बिल्डर आपको जो देखने को मिलते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, वो एथलेटिक की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये सामाजिक प्रवृत्ति वाले भी होते हैं। इन्हें पुष्टिकाय या सुडौलकाय व्यक्ति के नाम से जाना जाता है,
ठीक है, जितने भी खिलाड़ी देखने को मिलते हैं वो सारे एथलेटिक में आते हैं। फिर चौथा है आपका डिस्प्लास्टिक, ऐसा व्यक्ति जिसमें तीनों प्रकार के व्यक्तित्व शामिल हों, मतलब ऊपर के जो तीनों व्यक्तित्व हमने पढ़े हैं तीनों मिक्सर हों किसी व्यक्ति में, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो डिस्प्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें मिश्र काय व्यक्तित्व भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है। आप वैसे तो ट्रिकें ऐसी बनाई जाती हैं जो आपको लंबे समय तक याद हो, तो आप ऐसी ही ट्रिक बना सकते हैं इनके पहले अक्षर को लेके। तो मैंने ट्रिक बनाई थी पादा करके, PADA। ठीक है, आप और भी ट्रिक बना सकते हैं। तो पी से आपका हो जाएगा, तो पी से आपका पिकनिक हो जाएगा, ए से हो जाएगा आपका एथलेटिक, डी से हो जाएगा आपका डिस्प्लास्टिक और ए से हो जाएगा आपका एस्थेनिक। ठीक है, तो PADA से आपका चारों इसमें कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये ट्रिक है सिंपल सी, आप ऐसे याद रख सकते हैं। पिकनिक, ए से हो जाएगा एस्थेनिक, डी से हो जाएगा डिस्प्लास्टिक और ए से हो जाएगा एथलेटिक। तो पादा उसके इसमें कंप्लीट हो गया आपके चारों। अब हम देखते हैं सेल्डन के अनुसार। इनके अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। इन्होंने भी शरीर रचना के हिसाब से इस बॉडी उसे बांटा था। ठीक है, व्यक्तित्व को। इनके अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। इनका जो पहला प्रकार था वो था एंडोमार्फिक। ऐसे व्यक्ति गोल मटोल व नरम होते हैं। यह आराम पसंद, भावुक व सुख चाहने वाले होते हैं। अगर सही से देखा जाए तो इनका जो एंडोमार्फिक है और वहाँ का जो पिकनिक में आते थे, ठीक है, दोनों सेम कैटेगरी के लोग हैं। इसे उसमें इन्होंने एंडोमार्फिक बोला है, उन्होंने इसे पिकनिक बोला है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो गोल मटोल, नरम होते हैं, आराम पसंद और भावुक एवं सुख चाहने वाले व्यक्ति इसमें आते हैं। ठीक है, एंडोमार्फिक में। देखिए सेकंड में आपके आते हैं मेसोमॉर्फिक। यह व्यक्ति मजबूत शरीर वाले होते हैं। ये क्रियाशील, शक्तिशाली और आक्रामक होते हैं। इनका उपलब्धि स्तर उच्च होता है। तो मेसोमॉर्फिक में आपके सारे एथलेटिक्स वाले आ जाते हैं। जो क्रैसमर ने एथलेटिक्स में जिन व्यक्तियों को रखा था, जो खिलाड़ी थे, ठीक है, तो वही इसमें मेसोमॉर्फिक में आते हैं। तीसरा है आपका एक्टोमॉर्फिक। यह व्यक्ति दुबले पतले शरीर वाले होते हैं। स्वभाव से ये संवेदनशील, नाजुक, बौद्धिक और पलायनवादी होते हैं। जो वहाँ पर एस्थेनिक में आते थे वही यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक में आते हैं। ठीक है, इन्होंने 3 भागों में बांटा है, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। ठीक है, वहाँ पे 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, आपको अगर ये चीज़ें याद रखनी तो हो सके तो अपने किसी दोस्त से कनेक्ट कर लीजिए कि आपका कोई दोस्त पतला है, ठीक है, सूखा साखा सा है, तो उसे आप एक्टोमॉर्फिक में रखेंगे। ठीक है, और अगर आपका कोई एथलेटिक्स में आता है कोई दोस्त, ठीक है, जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बॉडी वॉडी उसकी बहुत अच्छी है, उसे आप मेसोमॉर्फिक में रखेंगे। और अगर कोई आपका छोटा गंठा, ठीक है, गोल मटोल दोस्त है, तो उसे आप एंडोमॉर्फिक में रखेंगे। ऐसे आप इन चीज़ों को अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, इससे अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि युंग ने गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा है। पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। और इनके बारे में भी लिखने को आ सकता है। ठीक है, तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इनको समझिएगा क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्ति के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो व्यक्ति संकोची होते हैं, चिंताशील होते हैं एवं स्वयं की ओर चिंतित होते हैं। ये एकांत प्रिय और कम मित्रों वाले होते हैं। इसमें अध्ययनशील, रूढ़िवादी एवं असामाजिक प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, इनमें बाह्य जगत की वस्तुओं के प्रति अनुराग कम होता है। मतलब अंतर्मुखी के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो शांत स्वभाव के रहते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में कोई ना कोई दोस्त आपके ऐसे होंगे जो खुद में ही खोए रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा लोगों से बोलते नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं, बस उनका ध्यान पढ़ाई में रहता है या इधर उधर की बातों में रहता है, लेकिन वो अपने अंदर सीमित रखते हैं। इन लोगों के दोस्त भी काफ़ी कम होते हैं या अपनी तरफ से किसी से बातें नहीं करते। ठीक है, कोई अगर इनसे बातें करता है तभी ये अपनी बातें करते हैं उनसे। ठीक है, तो ऐसे लोग अंतर्मुखी के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरे हैं बहिर्मुखी। यह बाह्य जगत में रुचि रखते हैं। ये वातावरण, समाज में लोकप्रिय स्थान रखते हैं। ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं और सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हैं। इनमें धारा प्रभाव में बोलने की क्षमता होती है। मतलब आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में कुछ आपके दोस्त ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, हंसी मजाक करते रहते हैं हमेशा। ठीक है, उनके दोस्त भी काफ़ी होते हैं और खुल के बोल लेते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो सबसे बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहिर्मुखी में आते हैं। ठीक है, इनका मैत्रीपूर्ण व्यवहार होता है और ये धारा प्रभाव में बोलने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गए बहिर्मुखी। अब हम बात करेंगे उभयमुखी की। तो उभयमुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनमें दोनों प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं। मतलब अंतर्मुखी का भी व्यक्तित्व पाया जाता है और बहिर्मुखी का भी व्यक्तित्व पाया जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनमें दोनों के गुण पाए जाएं उभयमुखी व्यक्तित्व कहलाते हैं। इनका झुकाव दोनों तरफ होता है। ठीक है, तो ये उभयमुखी हो गया। अब हम पढ़ेंगे विलियम जेम्स के अनुसार। इन्होंने व्यक्तित्व को कुल 2 प्रकार बताएं। ठीक है, इन्होंने व्यक्तित्व को 2 प्रकार में बांटा है। पहला कोमल हृदय वाले व्यक्ति और दूसरा कठोर हृदय वाले व्यक्ति। ठीक है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं आपसे, बस इतना पूछ सकता है कि कठोर हृदय और कोमल हृदय के जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं उसे किसने बांटा है, तो विलियम जेम्स ने बांटा है। फिर है न्यूमैन और स्टर्न के अनुसार।
इन्होंने भी व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए। देखिए इनके बारे में लिखने में इतना नहीं आएगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन वगैरह आएगा तो आपका युंग के बारे में आएगा। और बता दूं मैं, युंग और जुंग दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है, इन्हीं के नाम है। कई जगह युंग देखने को मिलेगा, कई जगह आपको जुंग देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन इन्हीं से बनता है, क्रैस्मर से बन जाएगा, सेल्डन से बन जाएगा या युंग से बनेगा, ठीक है। और इनके बारे में न्यूमैन और स्टर्न और बाकी जो मैं आपको बताऊंगा, बस उनका याद रखना है कि इन्होंने किस प्रकार से बांटा है, ठीक है। तो न्यूमैन और स्टर्न ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए, पहला संश्लेषणात्मक, दूसरे हैं विश्लेषणात्मक। तो संश्लेषणात्मक में ऐसे व्यक्ति किसी भी चीज़ की समीक्षा करना पसंद नहीं करते, ठीक है, इन्हें डिटेल में चीज़ चाहिए, कोई भी समस्या डिटेल में होगी तो उसे पढ़ के समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जो विश्लेषणात्मक में आते हैं तो ऐसे व्यक्ति सूक्ष्म अध्ययन में रुचि रखते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि किसी भी समस्या को जो उनके पास आती है उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और ये टुकड़ों में समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये था न्यूमैन और स्टर्न के अनुसार। अब व्यक्तित्व के जितने भी प्रकार हमने पढ़े उनको एक ही जगह पे मैं आपको बता देता हूँ। पहला था क्रैस्मर के अनुसार, शरीर रचना के आधार पर इन्होंने बांटा था। इन्होंने बताए थे आपको गोलकाय, लंबकाय, पुष्टिकाय और मिश्रकाय, जिसे हम लोग पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक बोलते थे, ठीक है। ट्रिक मैंने बताई थी, पादा करके थी इसकी। दूसरे थे सेल्डन के अनुसार, सेल्डन ने आपको बांटा था एंडोमार्फिक, एक्टोमार्फिक और मेजोमॉर्फिक में, ठीक है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने बांटा है। इन्होंने बांटा था अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। फिर ग्रंथियों के आधार पर अगर व्यक्तित्व के प्रकार बताएं तो वो बताएं कैनन ने, एग्जाम में काफ़ी आता है, याद रखिएगा आप। फिर है समाजशास्त्रीय आधार पर, स्प्रेंजर ने व्यक्तित्व का प्रकार बांटा है, ठीक है। समाजशास्त्रीय आधार पर स्प्रेंजर ने व्यक्तित्व को बांटा है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए कि एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है। फिर पूछेगा व्यक्तित्व का प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने किया है, तो वो किया है हिप्पोक्रेटस ने। तो ये सारे आपसे एक एक नंबर में पूछ सकता है, ठीक है, कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व को किसने बांटा, तो कैनन। समाजशास्त्रीय आधार पर किसने बांटा, स्प्रेंजर, ठीक है। तो एक एक नंबर में आ सकता है। और डिटेल में जो आपसे पूछा जाएगा तो वो आपका क्रैस्मर का पूछा जा सकता है, सेल्डन का पूछा जा सकता है और सबसे ज़्यादा युंग का, ठीक है। तो इनको डिटेल में अच्छे से पढ़िएगा। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेट में काफ़ी इनसे क्वेश्चन आते हैं, टेट वगैरह में या सी टेट वगैरह में, और डीएलएड में भी आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो व्यक्तित्व मापन की 2 विधियाँ हैं। पहली है प्रक्षेपण विधि, इसे हम प्रक्षेपी विधि भी कहते हैं। दूसरी है अप्रक्षेपण विधि या अप्रक्षेपी विधि, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रक्षेपी विधि, क्योंकि प्रक्षेपी विधि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस पर ज़्यादा फोकस करना आप। पहला इसमें आता है टीएटी परीक्षण, इसे हम इंग्लिश में या फुल फॉर्म इसकी बताएं तो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं इसे, और हिंदी में देखें तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बोलते हैं, ठीक है। इसे किसने बनाया था, तो मॉर्गन एवं मुरे ने इसे बनाया था, ठीक है। मरे लिखा है तो मुरे भी हो सकता है, कहीं आपको देखने को मिले। तो मॉर्गन एवं मुरे इसके प्रतिपादक थे। इसका जो अध्ययन विषय था वो था व्यक्तित्व लक्षण, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें टोटल 31 कार्ड होते हैं। जैसे आपने ताश के कार्ड देखे होंगे, ठीक है, जो कार्ड्स वगैरह आप खेलते हैं आपने देखे होंगे, तो उसी तरीके के इसमें 31 कार्ड होते हैं, जिनमें से 30 पर चित्र बने होते हैं, ठीक है। 31 कार्ड में 30 कार्ड पे तो चित्र मिलेंगे आपको देखने को, जबकि एक कार्ड जो होता है वो सादा होता है, ठीक है, ब्लैंक मिलेगा आपको, ठीक है, सादा। इनमें से 10 पुरुषों के लिए, 10 महिलाओं के लिए, जबकि 10 दोनों के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। मतलब 10 कार्ड इसमें पुरुषों के लिए यूज़ किए जाते हैं, 10 महिलाओं के लिए और 10 दोनों के लिए। मतलब एक व्यक्ति पे 20 कार्ड का यूज़ होता है टोटल, ठीक है। किसी व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्ड का उपयोग किया जाता है, मैंने बताई दी आपको। यह एक सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है। कैसा परीक्षण है, सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। मैंने आपको पहले परीक्षण बताए हैं बुद्धि में, ठीक है। तो उसी तरीके का यह है एक सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। इसमें समय का कोई बंधन नहीं होता, मतलब टाइम फिक्स नहीं है, कितना भी टाइम ले सकते हैं। यह 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। मतलब जो 14 साल से ऊपर के लोग होते हैं उनके ऊपर ये परीक्षण किया जाता है, ठीक है। थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, याद रखना इनके बारे में कि 30 कार्ड होते हैं टोटल, ठीक है। 31 कार्ड होते हैं टोटल, जिसमें 30 में चित्र बने होते हैं, एक सादा होता है, ठीक है। 30 में क्या है कि पुरुषों के लिए 10 यूज़ होते हैं, 10 महिलाओं पे यूज़ होते हैं और 10 दोनों के लिए। मतलब एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्ड का यूज़ होता है, ठीक है। टाइम का कोई बंधन नहीं है, कितना भी समय लग सकता है। इनमें जो कार्ड होते हैं उनके ऊपर चित्र बने होते हैं और उन चित्रों को देखकर आपको कहानी लिखनी है। जिनके ऊपर ये परीक्षण होता है उन्हें इन चित्रों को देखकर कहानी लिखनी होती है। अब सेकंड परीक्षण है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। यह सिद्धांत स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हरमन रोरसा द्वारा दिया गया था। इसका विषय अचेतन प्रेरणा था। इस विषय में 10 कार्ड का प्रयोग किया गया। इसमें प्रत्येक कार्ड पर स्याही का धब्बा होता है। परीक्षण में एक कार्ड देकर उसकी आकृति के बारे में पूछा जाता है। कहने का मतलब है, जहाँ पर टीएटी परीक्षण जो था वहाँ पे हम लोग 31 कार्ड का यूज़ करते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 10 कार्ड का यूज़ होता है और इन कार्डों में धब्बे बने होते हैं, ठीक है, धब्बे बने होते हैं।
इसमें 5 कार्ड में तो रंगीन धब्बे होते हैं, जबकि 5 कार्ड में ब्लैक एंड वाइट धब्बे होते और इन धब्बों से कोई ना कोई आकृति बन रही होती है जो इन बच्चों को दिखाकर पूछा जाता है उस आकृति के बारे में। इससे बालकों पर क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि इसे इंग्लिश में IBT भी बोलते हैं, IBT परीक्षण। इसे इसकी फुल फॉर्म है इंक ब्लॉक टेस्ट। ठीक है, इंक ब्लॉक टेस्ट इसे बोलते हैं। तो हो सकता है एग्जाम में आपको IBT लिख के आ जाए, तो IBT की फुल फॉर्म है इंक ब्लॉक टेस्ट या रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक है, जिसे हरमन रोरसा ने दिया था। 10 कार्ड का यूज़ करना है, बस इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे शब्द साचर्य विधि की। तो शब्द साचर्य विधि आपकी फ्रांसिस गॉल्टन द्वारा दी गई थी और इन्होंने इस परीक्षण के लिए 75 शब्दों का यूज़ किया था, जबकि युंग ने इस परीक्षण को आगे बढ़ाया, इन्होंने 100 शब्दों का यूज़ किया। इन शब्दों को हम उद्दीपक शब्द कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बालकों को जिन पर यह परीक्षण किया जाता है उन्हें कुछ शब्द बताए जाते हैं और उन शब्दों की सहायता से उन्हें दूसरे शब्द बोलने होते हैं। फिर उनका मतलब देखा जाता है कि उनका मतलब धनात्मक है कि ऋणात्मक। अगर धनात्मक आता है तो उनका व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है, ऋणात्मक आता है तो बुरा माना जाता है, और अगर शून्य स्थिति रहती है तो सामान्य माना जाता है। तो ये था आपका शब्द साचर्य विधि। अब हम बात करेंगे 16 PF टेस्ट की। इसका प्रतिपादन RB कैटल ने किया था। यह 17 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए होता है। इसमें व्यक्ति के अंदर कुल 16 सील गुणों की जांच होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सील गुण क्या होते हैं। ऐसा होता है कि हम डेली में कोई ना कोई कार्य करते हैं तो वो हमारे व्यवहार में आ जाती है। अगर हम उससे कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं एक दिन में तो वो हमारे व्यवहार में थोड़ा स्थायीपन आ जाता है। लेकिन अगर हम 21 दिन तक, 22 दिन तक उस कार्य को करते जाते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। और अगर कोई आदत इतनी प्रबल हो जाए जो परिस्थिति के हिसाब से भी ना बदले तो उसे हम सील गुण कहते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल चलाना है, अगर मोबाइल चलाना सिर्फ आदत होती तो हो सकता है थोड़े दिन में ये छूट जाएगी। लेकिन अगर ये सील गुण सिद्धांत है तो किसी भी परिस्थिति में हम होंगे मोबाइल को नहीं छोड़ पाएंगे, चाहे हम रोड पे चल रहे हों, ठीक है, चाहे बैठे हों, तो ये सब सील गुण में आ जाता है। ऑलपोर्ट ने सील गुणों को 2 भागों में बांटा है, एक सामान्य सील गुण और दूसरा विशिष्ट सील गुण। तो सील गुण क्या है? वह व्यवहार जो हमारे व्यवहार में सर्वाधिक बार दृष्टिगोचर होता है, सील गुण कहलाता है। अब हम देखेंगे सामान्य सील गुण क्या है। सामान्य सील गुण वो होते हैं जो समाज के बड़े समूह में पाए जाते हैं, सामान्य सील गुण कहलाते हैं। जैसे सम्मान, प्रशंसा तथा सहयोग की भावना, ये सभी में कॉमन होती है, मोस्टली हर व्यक्ति में ये चीज़ पाई जाती है, तो ये सामान्य सील गुण होते हैं। फिर आते हैं विशिष्ट सील गुण, जो विशिष्ट व्यक्तियों में पाए जाते हैं। ऐसे सील गुणों को हम विशिष्ट सील गुण कहते हैं, जैसे अहिंसा, अहंकार आदि। ठीक है, तो ये हो गया विशिष्ट सील गुण। फिर है CAT परीक्षण। इसे चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट कहते हैं। इसका प्रतिपादन लियोपेल्ड ब्लॉक ने किया था। यह 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। इसमें प्रयुक्त कार्ड की संख्या 10 होती है। इसमें जानवरों के चित्र बने तो होते इन जानवरों को देखकर इनके ऊपर कहानी लिखनी होती है। ठीक है, तो याद रखना कि ये CAT बच्चों के लिए होता है और जो TAT परीक्षण था वो वयस्कों के लिए होता है। इसमें भी कार्ड की संख्या 10 होती है। ये लियोपोल्ड ब्लॉक ने दिया था, 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। बस इतना याद रखना है इसके बारे में। अब हम बात करेंगे अप्रक्षेपी विधियों की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिनिष्ठ विधियों की। तो व्यक्तिनिष्ठ विधि इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहली ये आती है इसमें आत्मकथा लेखन विधि। यह एक प्राचीन विधि है, सबसे पहले इसका यूज़ किया जाता था। इसमें व्यक्ति स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन करता है और स्वयं का ही मापन करता है। ठीक है, पहली जो विधि है आत्मकथा लेखन विधि। दूसरी विधि है प्रश्नावली विधि। इसमें क्या होता है, प्रश्नों के एक समूह की एक सूची होती है जिसे हम प्रश्नावली कहते हैं। इस विधि में प्रश्नकर्ता या अध्ययनकर्ता का सामने मौजूद होना ज़रूरी नहीं होता। इसमें एक साथ कई लोगों का परीक्षण किया जाता है। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न करता है या अध्ययन करता है वो सामने मौजूद हो। वो क्या करेगा, एक सूची बना देगा प्रश्नों की, जिसे हम प्रश्नावली कहते हैं, और दे देगा कई लोगों को। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, आपने देखा होगा कि जो हम लोगों का पेपर ले रहा है वो हमारे सामने मौजूद नहीं होता, लेकिन एक साथ कई लोगों का पेपर लिया जाता है। तो वही है प्रश्नावली विधि। तीसरी है व्यक्ति इतिहास विधि। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के पूरे व्यवहार का इस विधि में अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के माता पिता, उसके पड़ोसी, उसके सगे संबंधियों से उसका इतिहास पूछा जाता है कि उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी। मतलब हम किसी व्यक्ति का, जिसका व्यक्तित्व का हम मापन कर रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, चाहे हम पड़ोसी से, चाहे उसके दोस्त से, ठीक है, चाहे उसके रिश्तेदारों से, उसके बारे में सब कुछ पता लगाते हैं और उसे लिखते हैं। तो ये विधि जो कहलाती है, ये कहलाती है व्यक्ति इतिहास विधि। उसके बाद हम बात करेंगे साक्षात्कार विधि की। साक्षात्कार को आप अच्छे से जानते होंगे, इसे इंटरव्यू बोलते हैं। तो साक्षात्कार का अर्थ है आंतरिक अवलोकन। यह व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। इसमें समय और प्रश्नों की कोई सीमा नहीं होती। मतलब आपने इंटरव्यू में देखा होगा
एक तो इसमें टाइम फिक्स नहीं होता, कितने भी समय के लिए हो सकता है, और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी इसमें निश्चित नहीं होता है। तो सबसे अच्छी विधि जो मानी जाती है वो साक्षात्कार विधि को माना जाता है। इन चारों के आपको याद रखने कि ये व्यक्तिनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती हैं, और इन्हें कैसे आप याद रखेंगे उसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। तो इसे याद करने की ट्रिक मैंने बनाई है सपा बसपा। इसमें लेटर कम है इसलिए ट्रिक ऐसी बन रही है, अगर लेटर ज़्यादा होते तो हो सकता है थोड़ी अच्छी ट्रिक बन जाती। तो सपा एस से हो जाएगा आपका साक्षात्कार विधि, पी से हो जाएगा प्रश्नावली विधि, ए से हो जाएगा आपका आत्मकथा लेखन विधि, और बी से हो जाएगा आपका व्यक्ति इतिहास विधि। ठीक है, ट्रिक है सपा बसपा। इससे पहले जो मैंने ट्रिक बताई थी वो बसपा थी। ठीक है, BSPA, ये थी आपकी सपा बसपा। ठीक है, अब हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ विधियों की, जिसमें पहली भी जो विधि आती है वो आती है निरीक्षण विधि। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे की क्रियाओं का अध्ययन करना या उसका अवलोकन करना निरीक्षण करना कहलाता है। ठीक है, यह विधि जो थी आपकी ये वॉटसन ने दी थी, और इस विधि के द्वारा पागल व्यक्ति, जानवर और छोटे बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, अब दूसरी विधि है आपकी निष्पादन विधि। इस विधि में व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिक भिन्नताओं के मापन की एक व्यवहारिक विधि है। इस विधि को व्यवहार परीक्षण विधि कहते हैं। तो व्यक्तिक भिन्नता के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लासेस में पढ़ाया है। तो आप जानते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो डिफरेंस मिलता है दोनों के बीच में वो व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है, चाहे वो किसी भी बेस पे हो, कलर के बेस पे हो, हाइट के बेस पे हो, ये सारी व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। अगला है परिस्थिति परीक्षण विधि। यह विधि निष्पादन विधि के समान है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि परीक्षण करते समय बालक को किसी कृत्रिम परिस्थिति में रखा जाता है। इसके आधार पर बालक में धैर्य, नेतृत्व, ईमानदारी आदि गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब इसमें क्या करते हैं, एक ऐसी परिस्थिति बना देते हैं, ठीक है, कृत्रिम रूप से, और उसमें उसका परीक्षण किया जाता है कि बालक में कितनी ईमानदारी है, कितना धैर्य है, इन सब चीज़ों का। अब तीसरा है आपका मनोविश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, 3 टाइप में बांटा गया था। पहली थी आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि, दूसरी थी वस्तुनिष्ठ विधि, और लास्ट है आपकी मनोविश्लेषणात्मक विधि। इसके अंतर्गत पहला आता है मुक्त साचर विधि। इस विधि के प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड हैं, जबकि युंग ने इसे आगे बढ़ाया है। इस विधि में मनोचिकित्सक द्वारा व्यक्ति को सम्मोहित करके अर्धचेतन अवस्था में लाया जाता है, फिर उससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिससे उसके अंतर्मन की भावनाएं प्रकट होती हैं। इसका प्रयोग मानसिक रोगियों के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो मानसिक रोगियों के हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उसमें क्या करते हैं कि उसे अर्धचेतन अवस्था में लाते हैं, पहले तो जो मानसिक रोगी होता है, उसके बाद उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा कि जो अपराधी वगैरह होते हैं उनसे सीधे सच नहीं बुलवाया जा सकता। ठीक है, तो क्या करते हैं कि कुछ उन पर प्रयोग वगैरह करते हैं, उन्हें अर्धचेतन अवस्था में लाते हैं, उसके बाद उनसे प्रश्न वगैरह किए जाते हैं। तो यही है मुक्त साचर विधि। ये किसने दी थी? तो सिगमंड फ्राइड ने दी, और इसे युंग ने आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका व्यक्तित्व चैप्टर कंप्लीट होता है। आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। आप काफ़ी लोग कहते हैं कि लाइव क्लासेस क्यों नहीं चलती, तो लाइव क्लासेस इसीलिए नहीं चल रही क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइबर अभी नहीं है, चैनल नया है हमारा। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे हम कोशिश करेंगे कि लाइव क्लासेस शुरू की जाएँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।